नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे पॉलीसेकेराइड के बारे में। मैंने आपको बता दिया था पॉलीसेकेराइड कहते किसे हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये किस प्रकृति के होते हैं। अब बात करेंगे बेटा एक एक पॉलीसेकेराइड की। सबसे पहला पॉलीसेकेराइड है बेटा अपने पास स्टार्च। ये एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जो अपने सिलेबस में है। इसको हमें डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले बात करें इस स्टार्च के अणुसूत्र की। तो अणुसूत्र की बात करें तो ये पॉलीसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड तो फॉर्मूला हो जाएगा C6H10O5N, ये इसका अणुसूत्र हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो स्टार्च है वो पॉलीसेकेराइड है तो ये होता है बेटा अन्य अपचायक प्रवृत्ति का। कैसा होता है? अन्य अपचायक प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं बेटा स्टार्च की। जो स्टार्च है वो क्या है कि बेटा ये पौधों में या बोल दो पादपों में जो है भोजन के रूप में संग्रहित रहता है। भोजन के रूप में क्या रहता है? संग्रहित रहता है। ये बात भी अपने को याद रखनी है। स्टार्च जो है वो पौधे या बोल दो पादपों में भोजन के रूप में क्या रहता है? संग्रहित रहता है, ठीक है। अब ये जो बेटा स्टार्च होता है ना, इस स्टार्च की एक और बात करें तो ये जो है स्टार्च वो बहुलक किसका है, ठीक है। स्टार्च जो है बेटा वो अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का पॉलीमर होता है, ध्यान रखना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि स्टार्च किससे मिलकर बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है। बहुत सारी अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयां आपस में जुड़ती है और वो आपस में जुड़ करके स्टार्च का क्या करती है? निर्माण करती है, ठीक है। अगली बात करते बेटा स्टार्च की। अब देखो स्टार्च जो है इसके बारे में ये तो मेन चीजें हो गई कि भाई ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रकृति कैसी होगी, कहाँ स्टोरेज रहता है, ये मिलकर किससे बना होता है। अब बात करते बेटा इस स्टार्च के संगठन की, ठीक है ना। स्टार्च का संगठन, ठीक है ना। स्टार्च के संगठन की मैं बात करूं बेटा तो जो स्टार्च है वो दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। इसमें एक घटक तो होता है बेटा एमिलोज और एक होता है बेटा एमिलोपेक्टिन। ठीक है, ये एक घटक है, ये दूसरा घटक। समझा रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? मैं बोल रहा हूं जो स्टार्च है ना उसका संगठन कि वो किस किस से मिलकर बना होता है। तो स्टार्च में बेटा दो प्रकार की यूनिट होती है, दो प्रकार की इकाइयां होती है, उसके दो घटक होते हैं। एक तो होता है एमिलोज और एक होता है एमिलोपेक्टिन। एमिलोज की बात करते हैं बेटा, ये जो एमिलोज है, ठीक है, ये कुल स्टार्च का 10 से 15% भाग, 20 से 25% भाग बनाता है, ठीक है ना। या 15 से 20 होगा, 15 से 20। एमिलोज जो है वो कुल स्टार्च का 15 से 20% एवरेज है, ये 15 से 20% भाग बनाता है। तो अब ये कितना बच जाएगा? 80 से 85% भाग मिलकर के बनाएगा। समझा रही बात? ठीक है ना। एमिलोज जो है वो कुल स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है और एमिलोपेक्टिन बनाता है बेटा 80 से 85% भाग। दूसरी बात करें, जो एमिलोज है बेटा, ये एमिलोज एक रेखीय घटक है। कैसा घटक है? रेखीय। जबकि एमिलोपेक्टिन जो है वो बेटा एक शाखित घटक होता है। यानी ये तो शाखित श्रृंखला होती है और ये रेखीय श्रृंखला होती है, ठीक है। अगली बात करते हैं, जो एमिलोज है वो बेटा जल में विलय होता है, ये जल में विलय होता है। जबकि जो एमिलोपेक्टिन है वो जल में अविलय होती है, अविलय, ये जल में विलय नहीं होती, ठीक है। अगले पॉइंट्स की बात करें तो एमिलोज जो है बेटा उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। जबकि एमिलोपेक्टिन जो है उसमें बेटा जी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध भी होता है, वह अल्फा 1,6 ग्लाइको
ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। समझ आ रही बात? ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। एमिलोज कुल स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है, एमिलोपेक्टिन 80 से 85%। एमिलोज जो है बेटा वो एक रेखीय श्रृंखला संरचना है, एमिलोपेक्टिन शाखीय संरचना। ये जल में विलय होता है, ये जल में अविलय होता है। इसकी बात करें तो इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध होता है और एमिलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों प्रकार के ग्लाइकोसिडिक बंध पाए जाते हैं। अब इनकी संरचना की बात करते हैं, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन की संरचना की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम एमिलोज की संरचना की, कि एमिलोज की संरचना कैसी होती है। तो अपना टॉपिक है एमिलोज की संरचना। एमिलोज की संरचना। अब एमिलोज स्टार्च का घटक है और ये अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होगा, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्च जो है वो पूरा का पूरा अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक है। तो हमें क्या करना है, पहले अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों की इकाइयाँ वो मोनोमर बनाने, हार्वर्ड संरचनाएं बनानी है। तो हम क्या करेंगे, 3-4 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयाँ बना लेंगे एक ही लाइन में। आपको ये करना है, एक तो हो गई बेटा अल्फा डी ग्लूकोज, ये इधर एक और बनाओ अल्फा डी ग्लूकोज। एक और बना लो, कम से कम 3 तो बनाना ही है अपने को, जब तो पॉलीमर जैसा दिखेगा वो। और सारी की सारी इकाइयाँ अपने को अल्फा डी ग्लूकोज ही बनानी है, ध्यान रखना। ये अल्फा डी ग्लूकोज इकाई हो गई। अब क्या होगा बेटा, इसमें ये पहला कार्बन, ये चौथा, तो इसमें चौथे कार्बन का OH, यहाँ पहले कार्बन का OH H2O बार और बचा हुआ ऑक्सीजन दोनों के बीच में जुड़ जाएगा। यहाँ भी OH और H2O बार और बचा हुआ ऑक्सीजन दोनों के बीच में जुड़ जाएगा। ऐसा ये वाला जो OH है वो किसी और दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, फिर ये वाला OH है वो भी किसी और दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। तो ये एक रेखीय श्रृंखला बन जाएगी। और इस रेखीय श्रृंखला में देखो, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन पहला कार्बन है ना, तो पहले कार्बन का OH था, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथे कार्बन का OH। इसलिए मैंने बोला था एमिलोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। ये तो हो गई एमिलोज की संरचना। अब बनाते हैं हम एमिलोपेक्टिन की। एमिलोपेक्टिन, एमिलोपेक्टिन की संरचना। एमिलोपेक्टिन की संरचना कैसे बनाओगे, आपको क्या करना, पहले ऊपर एमिलोज की बना लेनी है, ठीक है ना। ये वो जैसे कैसे रहने दो, बस इतना काम करना। ये वाला इधर का ऐसे कैसे रहने देना। अब ये एक एमिलोज बना लिया, एक और बना लो नीचे, ठीक है ना, एमिलोज।
अब ये OH भी बेटा किसी और के साथ ग्लाइकोसिडिक बंध बनाएगा, ये दोनों OH आपस में मिलकर के H2 बाहर निकल जाएगा, ये वाला भी किसी और के साथ ग्लाइकोसिडिक बंध बनाएगा। अब देखो ये वाले ग्लाइकोसिडिक तो 1,4 है ना, ये भी 1,4 है। यहाँ ये पहले कार्बन का OH है और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, ये जो है वो छठवें कार्बन का OH है। तो इस OH और इस OH यहाँ से OH और H, H2O तो बाहर, और बचा हुआ ऑक्सीजन जो है वो दोनों के बीच में जा करके जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया। तो ये तो हो गया 1,4 वाला और ये वाला हो गया 1,6 वाला। तो एमिलोपेक्टिन में दोनों प्रकार के ग्लाइकोसिडिक बंध पाए जाते हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध भी और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बंध भी पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई अपने स्टार्च की बात। अपने पास एक और पॉलीसेकेराइड बेटा, वो है ग्लाइकोजन। तो अगला अपना नंबर 2 पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की बात करते हैं। जो ग्लाइकोजन है इसके बारे में बात करें तो बेटा इसका अणुसूत्र भी क्या होगा, C6H10O5N होगा, क्योंकि ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। दूसरी बात करें तो ये भी एक बेटा अनअपचायक प्रवर्तिका होगा, क्योंकि ये एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं बेटा जी इसके बारे में, और वो क्या है कि जो ग्लाइकोजन है वो जंतुओं में भोजन के रूप में संग्रहित होता है, जंतुओं में भोजन के रूप में संग्रहित होता है। ध्यान रखना, स्टार्च तो पादपों में भोजन के रूप में संग्रहित होता है, जबकि ग्लाइकोजन जंतुओं में भोजन के रूप में संग्रहित होता है। अगली बात, जो ग्लाइकोजन है बेटा वो भी अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का ही बहुलक होता है। ध्यान रखना, जो ग्लाइकोजन है वो भी अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का ही बहुलक होता है। ठीक है ना, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना होता है। अगली बात करें इसकी संरचना की। ठीक है, तो आपको एक बात बता दूं कि जो ग्लाइकोजन की जो संरचना है वो सेम के सेम एमिलोपेक्टिन जैसी होती है। एमिलोपेक्टिन की जो संरचना होगी वो संरचना किसकी होती है, ग्लाइकोजन की होती है। आपको क्या करना है, एमिलोपेक्टिन वाली ग्लाइकोजन की संरचना पूछे तो आपको एमिलोपेक्टिन वाली संरचना ही बना देनी है, वो भी किसकी हो जाएगी, ग्लाइकोजन की। बस इतना सा अंतर होता है कि ग्लाइकोजन में जो शाखन है ना, जो शाखा है वो एमिलोपेक्टिन से थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, ठीक है, बस ये इतना सा अंतर है। और आपसे बात करें बंध की तो बेटा एमिलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों ग्लाइकोसिडिक बंध थे, तो इसमें ग्लाइकोजन में भी अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों प्रकार के ग्लाइकोसिडिक बंध पाए जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।